नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। फाइनली यूकेपीएससी ने दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को जारी कर दिया है और काफ़ी समय से बेरोजगार इस भर्ती का वेट कर रहे थे। फाइनली उनका जो ये इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ और विज्ञापन दोस्तों प्रकाशित कर दिया गया है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज है 18 अक्टूबर 2024 को इसका विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा में दोस्तों ये पद निकलते हैं। तो देखेंगे कि कुल कितने पदों की संख्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्या आपको स्केल होगा, क्या परीक्षा पैटर्न है, सभी के बारे में दोस्तों आज डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 7 नवंबर 2024। अंतिम डेट तक वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म भर लेना है। यही शुल्क करने की डेट भी रहेगी 7 नवंबर 2024। उसके बाद फिर अगर कोई गलती हो जाती है आवेदन पत्र में तो उसमें संशोधन परिवर्तन करने का मौका मिलेगा 19 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक। तो कोशिश ये करें कि कोई गलती ना हो, ठीक है। और ये जो अति महत्वपूर्ण निर्देश हैं इनको अच्छे से दोस्तों पढ़ लिया करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। हमने ऑलरेडी ये विज्ञापन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी नई एप्लीकेशन क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस वो लॉन्च हो चुकी है, उसको तुरंत दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको कई एक्टिविटियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करेंगे रिक्तियों का विवरण। कुल कितने पद हैं? 613 पद है। इसमें सामान्य शाखा में 550 पद है। सामान्य शाखा का मतलब ये होता है दोस्तों कि जहाँ पर आपके दोनों वुमेन भी और मेन भी दोनों के दोनों आपके अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य शाखा में को एजुकेशन होती है तो वहाँ पर आप जो लेडी भी टीचर्स होती हैं वो भी अप्लाई करती हैं और जो मेल हैं वो भी टीचर, ठीक है ना। महिला शाखा में केवल जैसे जीजीआईसी के स्कूल होते हैं, ये आपके जीआईसी के स्कूल्स में यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। यहाँ पर जीजीआईसी में जैसे स्पेशली महिला जो आपके विद्यालय होते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। अब रिक्तियों की संख्या जो है वो घटाई और बढ़ाई जा सकती है जैसा कि होता है। तो अभी जो संख्या है 613 है फिलहाल, इसमें हो सकता है कि पद बढ़ाए जाएं या फिर हो सकता है घटाए भी जा सकते हैं। अब देखेंगे सामान्य शाखा में कुल विषयवार कितने पद हैं। विषयवार की बात करें तो हिंदी में 69 है, अंग्रेजी में 41 है, संस्कृत में 45, भौतिक शास्त्र में 57, रसायन शास्त्र में 36, गणित में अगेन डिसअपॉइंटमेंट 24 पद, मात्र 24 पद यहाँ पर निकाले हैं। इनको लगता है कि गणित के टीचर ही नहीं चाहिए इनको। जीव विज्ञान में 50 पद हैं, नागरिक शास्त्र में अच्छे पद निकले हैं 96, अर्थशास्त्र में 58, इतिहास में भी काफ़ी कम पद निकले हैं, भूगोल में भी काफ़ी कम पद निकले हैं 33। उसके बाद समाजशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर 10 हैं, कला में 2 पद हैं, कम निकलते हैं वैसे, वाणिज्य में और कृषि शास्त्र में 2 पद हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 550 पद दोस्तों यहाँ पर निकले। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दोस्तों डिटेल में ब्रीफ करके बताया कि किस के अंदर क्या क्या आएगा, इसको और डिटेल में बाइफरकेट करके किया है, तो इस पर हम दोस्तों नहीं यहाँ पर नहीं जाएंगे। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके 95 पदों को अग्रहित किया गया था, तो उसका जो विवरण है वो भी यहाँ पर दोस्तों डिटेल में दिया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद देखिए महिला शाखा में यानी जीजीआईसी वाले जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आपके 63 पद निकले हैं। यहाँ पर भी हिंदी के लिए 2 हैं, अंग्रेजी के लिए 13 हैं, भौतिक शास्त्र में 7 हैं, रसायन शास्त्र में 2 हैं, गणित में 5 हैं, जीव विज्ञान में 2 पद हैं, नागरिक शास्त्र में 5 है, इतिहास में 2 हैं, अर्थशास्त्र में 11, भूगोल में 7 और गृह विज्ञान में 7। तो कुल मिला के 63 यहाँ पर पद निकले हैं, ठीक है। तो इसको फिर दोस्तों इन्होंने फिर और डिटेल में बाइफरकेट करके यहाँ पर दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रवक्ता है ये इसका पदनाम है, और बात करेंगे विभाग क्या है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता लेक्चरर, पदों की संख्या 613, वेतनमान बहुत अच्छा, लेवल 8, 4800 ग्रेड पे। इसके बाद अराजपत्रित है, अस्थाई है, स्थायी अंशदायी पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आता है। न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा दोस्तों 42 वर्ष रहने वाली है। अब बात करेंगे अनिवार्य और अधिमानी शैक्षिक अर्हता के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे, देखिए अगर आप लेक्चरर समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी, इनके अगर आप लेक्चरर दोस्तों बनना चाहते हैं तो आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन अ कंसर्न सब्जेक्ट, ओके। इसके अलावा आपको राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से
एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि यानी कि आपको बीएड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया, तो कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, केवल आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा आपको बीएड चाहिए। कई लोग पूछते हैं क्या इसमें टीईटी चाहिए, नहीं चाहिए भाई साहब, बिना टीईटी के आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो 1 से 5 होता है और 6 से 8 होता है, यानी कि एलटी और प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, प्रवक्ता के लिए नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे नागरिक शास्त्र। तो ये नागरिक शास्त्र है, तो इसमें थोड़ा सा अलग है, आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद आपको बीएड आपने किया होना चाहिए। अब देखिए, प्रवक्ता जीव विज्ञान, मैंने आपको पहले भी दोस्तों कई सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने लगातार अपनी खबरें आपको दी हैं कि भाई देखिए प्रवक्ता जीव विज्ञान है, इसमें कुछ एडिशन होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर हुआ है। मैंने आपको बताया था कि लेक्चरर में अब इस बार न्यूनतम अंक लाने पड़ेंगे, यहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई वाला क्राइटेरिया आएगा, तो वो भी आ चुका है, तो उसके बारे में भी अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या फिर आपका एडवांस जंतु विज्ञान यहाँ पर जुड़ चुका है। इसमें अगर आप पीजी हैं तो फिर आप प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए, प्रवक्ता बायोलॉजी, लेक्चरर बायोलॉजी, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद आपने एलटीवी साथ में किया होना चाहिए। ठीक है, बाकी अधिमानी अर्हता है, ये सब चीज़ें हैं, अधिमानी अर्हता है, तो ये अधिमानी अर्हता देख लो। वही आपसे एनसीसी है आपके पास, बी या सी या एनएसएस है, तो फिर आपको मिल जाएगा प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा हो, तो अधिमान है। इसके बाद प्रवक्ता हिंदी के लिए देखिए स्पेशल है कि आपको सबसे पहले तो विश्वविद्यालय से हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के संग स्नातक या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पे संस्कृत चाहिए। ठीक है, एंड प्लस बीएड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेशल है कि आप एमए हिंदी हो प्लस ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, प्रवक्ता हिंदी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, प्रवक्ता संस्कृत है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि, संस्कृत में अगर आप पीजी हैं, या फिर विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की अगर आप पे उपाधि है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ बीएड। प्रवक्ता कला की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग डिजाइन, प्राविधिक कला, पेंटिंग फाइन आर्ट, पेंटिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि, तो यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया है प्रवक्ता कला से। ओके, इसके बाद प्रवक्ता कृषि शास्त्र की बात करेंगे तो विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में, एग्रीकल्चर में पीजी होना चाहिए, साथ ही बीएड मांगा गया है। प्रवक्ता गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में, गृह कला या गृह विज्ञान में पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड मांगा गया है। प्रवक्ता कॉमर्स की बात करेंगे, वाणिज्य की, तो भारत में वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि पीजी की और साथ ही साथ बीएड मांगा गया है। तो ये आपके कुल जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपकी ये शैक्षिक योग्यता रहने वाली है। अब आयु गणना की दोस्तों बात कर लेते हैं। आयु गणना न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। अब इसका जो निर्णय होगा वो रहेगा 1 जुलाई 2024। तो 1 जुलाई 2024 आपका बेस ईयर रहेगा। अगर 1 जुलाई 2024 को आपकी जो आयु है वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए, 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर निम्न आयु सीमा में कभी छूट नहीं मिलती है। 21 साल से कम का कोई भी नौजवान इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन 42 साल से ऊपर के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ऊपरी इस आयु सीमा में दोस्तों छूट मिलती है। यहाँ पर देखिए इसका प्रावधान है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर कई सारे शासनादेश निकाले जाते हैं और जिनके द्वारा उच्चतम आयु सीमा में
आरक्षण की श्रेणी और उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होती है। तो देखिए, जैसे अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 5 वर्ष की छूट अनुमन्य हो जाएगी, यानी कि 42 प्लस 5 जोड़ दो 47 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो 5 वर्ष की छूट यहाँ पर भी अनुमन्य है। उत्तराखंड के जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु सीमा की दोस्तों बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो सशस्त्र बल में आते हैं, ठीक है, पूर्व सैनिक हैं, ठीक है, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक, ठीक है, सशस्त्र सेना में, तो उनको भी ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों को ऊपरी आयु सीमा में दोस्तों छूट मिलती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि आप इसमें एक ही श्रेणी में दावा करेंगे। आप ऐसा नहीं कि वहां भी छूट ले रहे, वहां भी छूट मिल रहे, कुल मिला के टोटल आप 10-15 साल बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वो केवल जो एक उपश्रेणी उसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगी वो उसी का लाभ पाने का पात्र होगा। ये भी आपने समझना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब देखिए, अनिवार्य वांछनीय अर्हता, वो तो थी शैक्षिक अर्हता। अब यह है कि आप ये फॉर्म कब भर सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक अर्हता तो हो गई। अब शैक्षिक अर्हता में आपको क्या होना चाहिए, उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें भी आपको समझनी है। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स आते हैं, वो मैसेज करते हैं कि सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या उत्तराखंड के बाहर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अनिवार्य वांछनीय अर्हता है। वो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि शासन की जो अधिसूचना है वो है 28 जून 2019। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों की भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। समझना है, आपने 10th और 12th उत्तराखंड से किया होना चाहिए, ओके। लेकिन अगर सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय या अर्धशासकीय संस्था में जो रेगुलर पद पे कार्मिक हैं या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सार्वजनिक उपक्रम है वहां पर परमानेंट रूप में उत्तराखंड के ऐसे कार्मिक हैं जिनका यहाँ से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो वे स्वयं या फिर उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी राज्याधीन सेवाओं में आवेदन कर पाएंगे। समूह गौ की सीधी भर्ती पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि होते तो बाहर के हैं लेकिन उनकी जॉब यहीं होती है, उत्तराखंड में जॉब कर रहे होते हैं और काफ़ी समय से वो यहीं जॉब कर रहे हैं और उनकी सेवाएं भी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हो सकती। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति और उनके जो पति पत्नी हैं, उनके पुत्र, उनके आश्रित भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के वो स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड से बाहर निवासरत हैं, वो भी स्वयं उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति, उनके पुत्र पुत्री भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और कौन अप्लाई कर सकता है, उत्तराखंड लोक सेवा की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों पर भर्ती के लिए ये देखिए जो नियम है, अब इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सीधी भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा एजेंट कार्यालय आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। यानी कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको सेवा एजेंट कार्यालय में जब आवेदन पत्र है उसकी प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आपका पंजीकरण हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपने यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक, क्या उनके लिए भी पंजीकरण कराना आवश्यक है? नहीं, उनके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो तो काफ़ी समय से रोजगार प्राप्त हैं, तो वे सेवा एजेंट कार्यालय में अपना पंजीकरण क्यों करवाएंगे, ठीक है। तो जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवा में सेवायोजित है किंतु इस विज्ञापन के विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं तो उनको सेवा एजेंट कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत केवल उत्तराखंड के राज्य की सेवाएं होती हैं। इससे इतर कोई सेवाओं में अगर कार्यरत है तो वे अपने विभाग से सेवा एजेंट कार्यालय में पंजीकरण हेतु
एक एनओसी प्राप्त करके सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है को इस शर्त पर औपबंधिक रूप से आह्वान किया जाएगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से एनओसी प्राप्त कर लिया गया है और इसकी सूचना अपने संबंधित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, जो पूर्व सैनिक हैं उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक और पुनर्वास कार्यालय में जिन्होंने पंजीकरण कराया है, तो उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर आप जो ऊपर जो 1, 2, 3 में जो आपको शर्तें बताई गई उनमें से किसी भी एक शर्त को आपके लिए पूरा करना आवश्यक है। सभी की सभी ना भी करें तो एक आपको करना होगा, किसी भी एक को शर्त को आपने पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। ठीक, इसके बाद दोस्तों आरक्षण है, इस पे हम ऑलरेडी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो सीधे सीधे दोस्तों हम बात करेंगे कि आपसे शुल्क कितना पड़ेगा। और बाकी देखिए, जो फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं तो 40% की विकलांगता होना अनिवार्य होता है। बाकी आपका चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, ये सब का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, शारीरिक स्वस्थता। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी शुल्क की बात करेंगे तो दोस्तों अगर आप अनारक्षित श्रेणी में है तो 150 रुपये का पड़ेगा। बाकी प्रोसेसिंग फीस 22 रुपये पड़ेगी, कुल मिला के 172 रहेगा। ओबीसी के लिए भी यही है क्राइटेरिया। SC ST के लिए 60 रुपये, 22 प्रोसेसिंग फीस 82 रुपये पड़ेगा। ओबीसी के लिए भी आपका सेम क्राइटेरिया रहेगा, 150, 22 और 172 रुपये आपका पड़ने वाला है। बाकी फिजिकली हैंडीकैप के लिए केवल प्रोसेसिंग फी रहेगी और जो ऑर्फन है उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं रहने वाला है, ये यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद जो परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो आप दोस्तों यहाँ पर जरूर पढ़ें, क्योंकि ये दोस्तों बड़े काम की चीज़ें होती हैं। इनको आप दोस्तों जरूर पूरा का पूरा पढ़ा करें, तभी जाके आपको दोस्तों काफ़ी इसका परीक्षा के बारे में डिटेल में पता लगेगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम केवल फॉर्म भर देते हैं और पढ़ते ही नहीं हैं। ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें क्या हैं कि आपको पढ़नी चाहिए। इससे आपको कई चीज़ें पता लगती हैं कि एक्चुअली फॉर्म कैसे भरना है और ये आपको डिटेल में पढ़ना है। भाई आप इतने बड़े लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भी पूरा, ये जितने भी आपके सारी चीज़ें जो दी रहती हैं इनको डिटेल में आपको दोस्तों पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ से कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे आपको हमसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि सर इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मैं क्या करूँ। आपको कई चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि आपका जो परीक्षा है वो कैसे रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले जिस पर सबसे ज़्यादा हवा बनी हुई थी, स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी दोस्तों होगी। वस्तुनिष्ठ इस प्रकार की दोस्तों होने वाली है। परीक्षा योजना की हम बात करेंगे तो उसमें आपसे शिक्षण रुचि और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 150 रहेगी प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक रहेंगे 150। 2 घंटे का आपको दोस्तों समय मिलेगा। अब इस प्रश्नगत परीक्षा में आपसे ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी और ये केवल अहरकारी प्रकृति की होगी। यानी कि दोस्तों आपका ये जो स्क्रीनिंग परीक्षा के जो मार्क्स हैं वो आपके मेंस में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, अहरकारी प्रकृति का अर्थ ये है कि आपको इसको क्वालिफाई करना होगा और मेरिट में भी आना होगा। ऐसा नहीं कि खाली क्वालिफाई कर दोगे तो मेंस में पहुंच जाओगे। क्वालिफाई करने के साथ साथ मेरिट में आना होगा। देन मेरिट के बाद उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप में आप पहुंचोगे तो नेक्स्ट स्टेप ही मेन स्टेप है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। स्क्रीनिंग में आपके मार्क्स जो हैं वो मेंस में ऐड नहीं होने वाले। ठीक है, तो स्क्रीनिंग परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको ही विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, अब विषयवार लिखित परीक्षा ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अधिकतम जो अंक है वो आपके 200 रहने वाले, प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी, समय 3 घंटे। इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे। लिखित परीक्षा है तो विषय सूची दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद आप दोस्तों इसका सिलेबस दोस्तों देख सकते हैं। इसके सिलेबस को हमने कई बार दोस्तों डिस्कस किया है। इसके सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है, वही का वही सिलेबस है जो कि ऑलरेडी रखा गया है। पहले भी यही हुआ करता था, अभी भी दोस्तों यही सिलेबस है। तो इसमें ना टीचिंग पैडागोजी के सिलेबस में, टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में कोई अंतर है और वही दोस्तों आपका जो जो आपका उत्तराखंड का अभी जो सिलेबस है वो भी वही है।
और जीके जीएस का भी सिलेबस वही है, सामान्य बुद्धि परीक्षण का भी वही है, इसके अलावा हिंदी का भी दोस्तों वही का वही सिलेबस है। तो कुछ भी दोस्तों आपका चेंज नहीं है। बाकी अगर दोस्तों हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट में भी दोस्तों जहाँ तक अब देखिए, मुझे इतना अपने सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स की, तो वहाँ पर तो दोस्तों मुझे कोई भी अंतर नहीं दिखाई दिया है, वही दोस्तों आपका सिलेबस दिखाई देता है। अगर आपके सब्जेक्ट में अगर कोई अंतर हुआ है तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे गणित के सिलेबस की बात मैं करूँ तो उसमें दोस्तों आपका कोई भी अंतर फिलहाल तो नहीं दिखाई देता है, वही आपका सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पर दिखाई देता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता है। अभी फ़िलहाल मैं एक नज़र पे जितना मैंने इसको देखा है, तो ये आपका दोस्तों वही सेम सिलेबस यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिखाई देता है। तो ये दोस्तों इसका सिलेबस है, और मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही हैं कि क्या सिलेबस है, पहले से भी यही सिलेबस है, तो इसमें कोई भी आपका अंतर नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की। जैसे हमने दोस्तों बात किया परीक्षा योजना की, हमने दोस्तों बात कर दी कि हमारी जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होने वाली है, स्क्रीनिंग होगा फिर मेंस होगा। अब देखिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसमें नया क्या चीज़ हुई है, नई चीज़ दोस्तों ये हुई है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा निर्माण प्रक्रिया विनियमावली बनी है 2022 में, ठीक है। और इसके तहत अब जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके लिए न्यूनतम अर्क प्राप्त करना अनिवार्य। अब देख सकते हैं कि न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाएगा। अब देखिए पहले क्या होता था कि न्यूनतम मार्क्स का कोई क्राइटेरियन था, लेकिन अब दोस्तों आ चुका है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुतः इस प्रकार का परिणाम तैयार कीजिए तो निर्धारित न्यूनतम अर्क मार्क देख सकते हैं 65 में। तो भैया अगर आप अनारक्षित में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, तो भैया 35% अंक लाने पड़ेंगे, यानी कि 150 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो फिर दोस्तों आपको इसमें से 52.5 दोस्तों मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। 150 का 35% इतना ही निकलता है, ठीक। तो 52.5 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे, अगर से कम आते हैं तो फिर वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब ओबीसी की दोस्तों हम बात करें तो भैया 150 है तो 150 का आपको 30% दोस्तों लाने पड़ेंगे, यानी कि 45 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। ऐसी सेम इनके लिए भी 45 अंक लाने हैं कम से कम, ठीक है, जो कि आपके ओबीसी के आते हैं, ठीक। इसके बाद बात करेंगे भैया SC ST की, तो ये लोगों को 37.5 लाने पड़ेंगे, ठीक है। DFF की बात करेंगे तो इनको भी 37.5 लाने पड़ेंगे, ठीक है, मिनिमम इतने तो लाने पड़ेंगे। भूतपूर्व सैनिक की बात करेंगे तो 37.5 लाने पड़ेंगे, लेकिन जो उत्तराखंड के दिव्यांग हैं इनको दोस्तों यहाँ पर इनका नियमावली में 30 मार्क्स दोस्तों लाने पड़ेंगे, न्यूनतम इतने लाने पड़ेंगे। तो इतने से कम लाओगे तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। अब ये न्यूनतम लाने हैं इतने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये आपका श्योरिटी देता है कि भाई आपका हो ही जाएगा, इतने लाने हैं, फिर इसके बाद ऊपर फिर मेरिट में आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक। तो इतने तो लाने ही लाने हैं, बट इसका मतलब ये ना लगाएं कि भैया 37.5 आ गए तो आप मेंस में पहुंच जाओगे, इतने आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम आयकारी अंक प्रतिशत में प्राप्त करने पर ही स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम हेतु विचारित किया जाएगा। समझ रहे ना, परीक्षा परिणाम हेतु विचारित किया जाएगा, ठीक। और स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अहर्कारी प्रकृति होगी तथा अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों का विषय व लिखित परीक्षा के संग नहीं जोड़ा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मेंस की। तो देखिए मेंस जो परीक्षा है इसी के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन होना है। तो इसमें भी दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, वो पहले भी था, ठीक है, थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया है। तो देखिए अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो 45% लाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से न्यूनतम 45% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसी फिर बात करेंगे इनकी तो 40 यानी 80 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 40% 200 का, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी को फिर 40% लाने पड़ेंगे, इसको 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे अनुसूचित जाति जनजाति को। ऐसे डीएफएफ है तो इनको भी 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसी भूतपूर्व सैनिक है इसको भी 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे। दिव्यांग को 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे 200 में से, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो ये है किसका, मेंस का, ओके। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए कि संबंधित श्रेणी उप श्रेणी में पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अंककारी अंक में, यानी कि न्यूनतम आपको इतने अंक लाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपकी प्रवीणता सूची हेतु इसको विचारित किया जाएगा, यानी कि फिर इसके बाद आपका मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा। तो ये दोस्तों आपका क्राइटेरिया दोस्तों रहने वाला है। बाकी स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए जब आप दोस्तों
जाएंगे तो निम्न नगरों में दोस्तों आयोजित होगी, अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, सभी जगह दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के 20 दोस्तों यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपने समझने आ रही, कुछ सर्टिफिकेट है जो कि आपके रहेंगे, ठीक है, जिनको आपको यहाँ पर दिया गया है। इन सर्टिफिकेट को आप निकाल लीजिएगा, जिसको जैसे किसी को शुल्क लेकर रखना है या फिर किसी को फिजिकली हैंडीकैप का है तो उसका सर्टिफिकेट इस तरह से दोस्तों होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये चेकलिस्ट है कि जब आप दोस्तों अप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों ये जो काम रहता है मेंस का रहता है जनरली, तो फिर आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति, फिर उसके बाद विस्तृत आवेदन पत्र, तो ये दोस्तों अब तब की बात है जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो तब आपको ये फॉर्म भरना होता है। तो पूरा इन्होंने सारा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का डिटेल्ड डिस्कशन। बाकी सभी चीज़ें दोस्तों हमने आपको यहाँ पर कवर कर दी हैं, और अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें रह गई और आपकी क्वेरी पूरी नहीं होगी, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।